I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain the law of variable proportion. लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको प्रोडक्शन फंक्शन समझाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सारे फैक्टर्स की क्वांटिटी को बढ़ाना आसान नहीं होता है। इसलिए यदि प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ाना है तो जो फैक्टर इजीली अवेलेबल होता है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाकर वो प्रोडक्शन में चेंजेस लाता है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन as the proportion between fixed and variable inputs are changed by increasing the quantity of the variable factor. The law of variable proportion प्रोडक्शन के बिहेवियर को बताता है जब फिक्स्ड और वेरिएबल इनपुट के प्रोपोर्शन में चेंजेस आते हैं, जब वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है। क्योंकि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और उस सिचुएशन में यदि हम वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाते हैं तो उसकी प्रोपोर्शन में चेंज आता है और उस सिचुएशन में उसका प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसको एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के लिए एक लैंड पर 10 वर्कर काम कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली वहां पर 5 वर्कर्स लगे हुए हैं। तो क्या होगा, लैंड का हम पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 5 वर्कर लगे हुए हैं और वहां पर हमें 10 वर्कर्स की आवश्यकता है। इस सिचुएशन में यदि वहां पर लेबर की संख्या को बढ़ाया जाता है 10 नंबर तक, जब तक वर्कर्स को बढ़ाते रहेंगे हर वर्कर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। 5 से बढ़ाकर जब 6 वर्कर हुए तो लैंड को और अच्छी तरह से यूज किया जा रहा है और उस सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसी तरह 7, 8, 9, 10 वर्कर्स तक मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उसके बाद भी यदि वर्कर्स को बढ़ाया जाता है, वहां पर काम करने के लिए सिर्फ 10 वर्कर्स की आवश्यकता है और यदि 10 से बढ़ाकर 11 वर्कर कर दिए जाते हैं तो क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होगी तो धीरे धीरे टोटल प्रोडक्शन भी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने लगेगा। पहले इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा था, लेकिन यदि हम वर्कर, क्योंकि जब हम वर्कर बढ़ा रहे हैं, जब हम 10 से 11 कर रहे हैं तो हमें उनकी मजदूरी भी तो देनी पड़ेगी। तो सिचुएशन में वेजेस तो बढ़ जाएगी लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो 10 से 10 तक मैक्सिमम कैपेसिटी है और 10 के बाद भी यदि 11, 12, 13 तक बढ़ाया जाता है तो उस सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरने के कारण टोटल आउटपुट भी गिरने लगेगा। और यदि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव पे चली जाती है, क्योंकि जब हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली कुछ वर्कर्स खाली बैठेंगे, कुछ वर्कर्स काम करेंगे, लेकिन हमें वेजेस सबकी देनी है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एक लिमिट के बाद मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो जाएगी और जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव होगी तो उस सिचुएशन में टोटल प्रोडक्शन भी गिरने लगेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हमें इस बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझाता है। अब इसकी एजम्पशन देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सिचुएशंस हैं जिसमें यह लॉ एप्लीकेबल है। फर्स्ट, ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल। इसमें यह माना गया है कि सारे फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, केवल एक फैक्टर यानी लेबर को वेरिएबल रखा जाता है। जब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें लेबर की यूनिट्स बढ़ानी होगी, बाकी फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। सेकेंड, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ आवर वेरिएबल फैक्टर्स आर होमोजीनियस। जो भी यूनिट हम वेरिएबल फैक्टर की बढ़ा रहे हैं वो क्वालिटी में एक सी होनी चाहिए।
यदि हम वर्कर्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं तो हर वर्कर की काम करने की कैपेसिटी सेम होनी चाहिए, तभी यह लॉ एप्लीकेबल होगा। थर्ड, नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उस पर कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए उस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट इनपुट्स में वेरी, ये तो ऑब्वियस है। जब हम कुछ फैक्टर्स फिक्स रख के एक फैक्टर्स की क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाते हैं तो उस सिचुएशन में उनका प्रोपोर्शन में भी चेंज आने लगता है। पहले 5 वर्कर काम कर रहे थे तो एक लाइन 5 वर्कर, देन 6 वर्कर हुए तो एक लाइन प्लस 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, तो उनके प्रोपोर्शन में चेंज आता है जब हम कुछ फैक्टर्स को फिक्स रखकर एक फैक्टर्स के नंबर को बढ़ाते चले जाते हैं। लास्ट, द लॉ विल होल्ड गुड ओनली इन अ शॉर्ट रन, ये तो पहले ही आपको बता चुकी हूं कि यह लॉ केवल शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि शॉर्ट रन में सारे फैक्टर्स की क्वांटिटी को बढ़ाना आसान नहीं होता है, इसलिए कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर के पास इतना टाइम होता है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सारे फैक्टर्स की क्वांटिटी में चेंज कर सके, और लॉन्ग टर्म में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। अब इसकी टेबल देख लेते हैं। हम वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज लाते हैं तो उस सिचुएशन में टोटल प्रोडक्शन में चेंज आता है, मार्जिनल प्रोडक्शन में भी चेंज आता है एंड एवरेज प्रोडक्शन में भी चेंज आता है। टोटल प्रोडक्शन किसे कहते हैं? टोटल प्रोडक्शन इज द सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, या टोटल प्रोडक्शन जो टोटल यूनिट्स हैं उसके टोटल को हम टोटल प्रोडक्ट कहते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट जब वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट में चेंज किया जाता है तो जो एडिशनल यूनिट होती है उससे जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। एंड एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर से जब आप डिवाइड कर दोगे तो उसे एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। टोटल प्रोडक्ट इज द सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। Marginal product is derived from an additional unit of a variable factors, and average product is obtained by dividing total product from number of units of variable factors. जब वेरिएबल फैक्टर्स की 1 यूनिट फिक्स फैक्टर के साथ लगी हुई है उस सिचुएशन में टोटल प्रोडक्ट 20 है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी 20 होगा क्योंकि 1 यूनिट है, और एवरेज प्रोडक्ट भी 20 यूनिट होगा। लेकिन जब हम सेकेंड यूनिट बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आप मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो उससे टोटल प्रोडक्ट निकालना इजी हो जाएगा, बिकॉज इट इज द सम ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। जब हम सेकेंड यूनिट लगाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट या MP 28 है। इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 48 आ गया। एवरेज प्रोडक्ट 48 डिवाइडेड बाई 2 24। सेम जब हम थर्ड यूनिट लगाते हैं तो उस सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्ट और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स को पहले से ज्यादा अच्छी तरह से यूज किया जाने लगा है, जिसके कारण मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो इनिशियली जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ने के कारण टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता है और एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता है। लेकिन एक लिमिट के बाद जब हम नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते रहते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लगता है। मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने के कारण टोटल प्रोडक्ट बढ़ेगा, लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट। जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा था उस सिचुएशन में टोटल प्रोडक्ट वाज आल्सो इंक्रीजिंग, बट एट अ इंक्रीजिंग रेट। What when marginal product is decreasing, at that time total product is increasing, but at a diminishing rate. पहले उसकी रेट क्या थी? 20, then 28, then 30, and finally जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिरा तो उसकी डिमिनिशिंग जो रेट है वो भी गिरने लग जाता है। एवरेज प्रोडक्ट भी
गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि हम नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते चले जाएं तो उस सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्ट 0 पर आ जाता है एंड फाइनली नेगेटिव हो जाता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है तो उस सिचुएशन में टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। इसके बाद भी यदि हम यूनिट और बढ़ाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होने के कारण टोटल प्रोडक्ट भी गिरने लगता है। फर्स्ट स्टेज जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है वो स्टेज हमारी फर्स्ट स्टेज होगी। सेकंड स्टेज जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है और गिर के 0 तक पहुंच गया है वो सेकंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज जब मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में चला जाता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, सेकंड स्टेज जब मार्जिनल प्रोडक्ट गिर रहा है एंड थर्ड स्टेज जब मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव पर आ गया है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। आप चाहें तो टेबल के अकॉर्डिंग डायग्राम बना सकते हो, मैंने रफली डायग्राम बनाया है। यह है टोटल प्रोडक्ट, एपी एवरेज प्रोडक्ट एंड एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। जब नंबर ऑफ यूनिट्स और वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाए जाते हैं तो उस सिचुएशन में स्टेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट तीनों बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि फिक्स फैक्टर का अच्छे से यूटिलाइजेशन होने लगता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है और एपी, एमपी तथा टीपी तीनों बढ़ते हैं। जब स्टेज 2 है उस सिचुएशन में यदि नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाई जा रही हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है और एक सिचुएशन के बाद एवरेज प्रोडक्ट भी गिरना शुरू हो जाता है। टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट या घटती हुई दर पर। स्टेज 1 में टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है एट अ इंक्रीजिंग रेट या बढ़ती हुई दर पर, लेकिन स्टेज 2 में टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है लेकिन घटती हुई दर से या एट अ डिमिनिशिंग रेट। यदि उसके बाद भी प्रोड्यूसर फैक्टर्स को बढ़ाते चले जाते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होकर नेगेटिव पे चला जाता है और मार्जिनल प्रोडक्ट गिरने के नेगेटिव होने के कारण टोटल प्रोडक्शन भी गिरने लगता है। स्टेज फर्स्ट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज 2 स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर स्टेज 3 तक कभी भी नहीं पहुंचना चाहेगा क्योंकि स्टेज 3 में पहुंचने का मतलब है उसको लॉस होना, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी नेगेटिव हो गई है और टोटल प्रोडक्शन भी गिरने लग गया है। तो कोई भी प्रोड्यूसर स्टेज 2 तक अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। स्टेज 2 तक तो नंबर ऑफ यूनिट और वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाएगा, लेकिन जहां पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, टोटल प्रोडक्शन कहां पर मैक्सिमम है? जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो गया है वहां पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो गया है। उसके बाद कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बढ़ाएगा क्योंकि यदि वो बढ़ाएगा तो उसको लॉस होने लगेगा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसी भी प्रोड्यूसर को आइडियल फैक्टर कॉम्बिनेशंस के बारे में बताता है कि वो कौन से फैक्टर्स को किस लिमिट तक वेरिएबल रखे ताकि वो अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर सके। होप सो आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन आइसोक्वेंट कर्व्स। टिल देन बाय, टेक केयर।